हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ समास। अधिकांशतः हमें समास को समझने में और उसे करने में कठिनाई अनुभव होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि समास कहते किसे। समास दो पदों को मिलाने की प्रक्रिया होती है। जैसे संधि में दो वर्णों को, दो निकटतम ध्वनियों का मेल होता है, वैसे ही समास में दो पदों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कमल के समान नयन, तो यहाँ पर आपने देखा कई शब्दों का, कई पदों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ कमल है, के समान नयन, ये कुछ पद आए हैं। ये पद क्यों कहलाएंगे? तो शब्द है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। ये हम सभी को पता है। तो ये वाक्य एक तरह का हमारा वाक्य बन रहा है, इसलिए ये पद है। तो इनमें जो मुख्य पद होते हैं उन्हें मिलाने की जो प्रक्रिया है, उन्हें पास पास लाने की, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस। सम मतलब समीप में और आस मतलब बैठाना या रखना, अर्थात दो पदों को पास में रखने की जो प्रक्रिया है वो हमारी समास है। तो यहाँ पर मैं उसी के विषय में बताने जा रही हूँ। परिभाषा में भी जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, अब यहाँ पर आपने देखा दो या दो से अधिक पद हैं, उनको आपस में मिलाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो हमारा समास कहलाता है। उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उस प्रक्रिया में जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कमल के समान नयन, ये हमारे शब्द दिए हुए हैं। इनमें से जो मुख्य पद हैं, मुख्य जो पद हैं, उन्हें हमने क्या किया? चुन लिया। पहला हमने कमल चुना और दूसरा नयन को चुना। तो पहला हमारा क्या कहलाया? पूर्व पद, और दूसरा क्या कहलाया? उत्तर पद। अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद को हमने मिला दिया और मिलाने से जिसका निर्माण हुआ वो बना हमारा समस्त पद। तो इनको, इन पदों को मिलाने की जो प्रक्रिया की वो हमारी समास कहलाई। उसमें जो अनावश्यक तत्व होते हैं, अनावश्यक हमारे शब्द या कारक विभक्तियां इत्यादि जो होते हैं, उन्हें हम हटा देते हैं। जैसे हमने के समान को हटा दिया और इन दोनों पदों को पास में बिठा दिया, पास में ले आए, तो इनको पास पास में लाने की प्रक्रिया हमारी समास कहलाई और हमारा समस्त पद बना कमल नयन। अब आता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। तो इन पदों को, जो हमारे पास समस्त पद आया है, इसको फिर से अलग अलग करने की प्रक्रिया जो है, इन पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी समास विग्रह कहलाएगी। जैसे हमने यहाँ परिभाषा में दिया है, समस्त पदों को अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। उदाहरण आप इसी को समझ सकते हैं। जैसे कमल नयन हमारा शब्द था, इसको अलग अलग कैसे किया? कमल के समान नयन। तो कमल और नयन दो शब्द थे, इसके बीच के ये जिन पदों को हमने हटा दिया था उन पदों को हम पुनः समास विग्रह में ले आते हैं, वापस ले आते हैं। तो यही हमारा हुआ समास विग्रह। अब आता है हमारे समास के भेद या प्रकार। तो अलग अलग विद्वानों ने उसे अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। मैं यहाँ पर आपको समास के 6 भेदों के बारे में बता रही हूँ। पहला आता है हमारा अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। पहला पद अव्यय होगा और उसी की प्रधानता होगी, उसके अनुसार ही पूरा समास हमारा अव्यय पद बन जाता है। दूसरा हमारा होता है तत्पुरुष। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास के दो भेद किए गए हैं। एक तो कारक विभक्तियां, 6 कारक विभक्तियों के प्रयोग के अनुसार इसे 6 भागों में बांटा गया है, और इसी के अंतर्गत एक और आता है आपका नए या नंच समास जिसे हम बोलते हैं, जो नहीं या निषेधात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास। इस समास में एक पद विशेषण दूसरा विशेष्य होगा, एक पद उपमान दूसरा उपमेय होगा। तो इस प्रकार से हमारा कर्मधारय होता है। फिर आता है हमारा द्विगु समास।
जिस समास का पहला पद संख्यावाची होगा वो हमारा द्विगु समास होगा। फिर है हमारा द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, क्योंकि दोनों पद या तो समान स्तर के होंगे या विपरीत होंगे, तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास होगा। फिर है हमारा बहुव्रीहि समास। इस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता है न उत्तर पद की प्रधानता है, बल्कि जो अन्य पद तीसरा पद आता है उसकी प्रधानता होती है। यहाँ पर हमारा जहाँ तीसरा पद प्रधान हो वहाँ पर हमें समझना चाहिए कि हमारा बहुव्रीहि समास है। पहला भेद आता है हमारा अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्यय आप सभी जानते हैं, अव्यय का मतलब जिनमें कोई परिवर्तन ना हो वो शब्द, ठीक है। पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो, जिसके कारण पूरा समस्त पद जो है वो अव्यय के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसा यहाँ परिभाषा में दिया है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद की अर्थात पहले पद की प्रधानता होती है। जैसे आमरण, आ हमारा अव्यय शब्द है और इसके कारण ये पूरा पद जो है हमारा क्या हुआ है, अव्यय के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसकी प्रधानता मरण पर्यंत या मरण मरने तक हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रति यथा आ और हाथों हाथ में जब एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहा होता है तो एक पद अव्यय के रूप में होता है और फिर वो पूरा शब्द जो है वो अव्ययी हो जाता है। प्रतिदिन, हर दिन या प्रत्येक दिन, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अब हमें बेसिक जो बच्चों के हिसाब से चीजें हैं उन्हें ध्यान में रखना है। जैसे हमारा पर्यंत, के अनुसार, प्रत्येक, ही, ये सभी अव्यय शब्द हैं। आप सभी ने अव्यय पढ़े, आप सबको ये मालूम है कि ये हमारे अव्यय हैं। दूसरा एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है, जो हमारा मुख्य शब्द होता है अधिकांशतः वो पहले आता है और अव्यय का अर्थ जो है वो हमारा पीछे चला जाता है। जैसे मरण पर्यंत, शक्ति पहले आ गया, के अनुसार बाद में आ गया, प्रतिदिन में प्रत्येक दिन, ठीक है। हाथों हाथ, जब एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहा है, हाथों हाथ, रातों रात, ठीक है, घर घर, तो जब यहाँ पर एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहा है तो वहाँ पर एक पद जो हमारा है वो अव्यय और उसके अनुसार पूरा पद जो है वो अव्ययीभाव समास में परिवर्तित हो जाता है। तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद गौण हो वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। दूसरा, इसका समस्त पद का जो पहला पद होगा वो संज्ञा या सर्वनाम होगा, ठीक है। और साथ ही इसमें जो कारक विभक्तियां लगती हैं उनका लोप हो जाता है। कारक विभक्तियों का लोप हम कर देते हैं जब हम समस्त पद का निर्माण करते हैं, और जब हम विग्रह करते हैं तब कारक विभक्तियों को लगाते हैं। तो कारक विभक्तियों के प्रयोग के कारण इसके 6 भेद माने गए हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़कर, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि पहला पद संज्ञा और सर्वनाम है, इसलिए कर्ता और संबोधन का प्रयोग नहीं होता। कर्म से लेकर अधिकरण तक की जो 6 विभक्तियां हैं उन सब का इसमें प्रयोग होता है। परिभाषा में दिया हुआ है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है उस समस्त पद का क्या होता है, गौण होता है। और दूसरा समस्त पद जो हमने समास में निर्मित किया, समस्त पद का प्रथम पद संज्ञा या सर्वनाम होता है, वहां हमारा तत्पुरुष समास होता है। और इसमें कारक विभक्तियों का, कर्म से लेकर अधिकरण तक की कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे ग्राम गत, ग्राम, ग्राम मतलब गांव और गत मतलब जाना या गत। ग्राम मतलब गांव को, गत मतलब गया। तो यहाँ पर कर्म कारक को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित या हस्त से लिखित, हस्त मतलब हाथ के द्वारा लिखित, तो यहाँ पर हमारा के द्वारा करण
और 6 भेद हो गए, 6 विभक्तियों के उदाहरण आएंगे। जब हम इनका विग्रह करेंगे तो कारक विभक्तियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब समस्त पद का निर्माण करेंगे तो इन्हीं कारक विभक्तियों का हम क्या करते हैं, लोप कर देते हैं। इस आधार पर इनका निर्माण होता है। अब आता है आपका नंच समास। ये भी तत्पुरुष का एक भेद है। निषेध या अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। निषेध या अभाव के अर्थ में जब किसी शब्द से पहले अ या अन लगता है तब उसे हम न या नंच समास कहते हैं। जैसे असुंदर, आ लग गया इसमें, तो इसका अर्थ न के अर्थात निषेध के अर्थ में, नहीं के अर्थ में हो गया। सुंदर नहीं या ना सुंदर, हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अनुत्तीर्ण, अन धन उत्तीर्ण, तो न उत्तीर्ण या उत्तीर्ण नहीं। हमें ये ध्यान रखना है अव्ययभाव समास में और नंच में अंतर क्या है। अव्यय में छोटा आ नहीं होगा, बड़ा आ होगा, और नंच में छोटा आ का प्रयोग होगा, छोटा आ या अन का प्रयोग है। ये बात को हमें ध्यान में रखना है। तीसरा हमारा कर्मधारय आता है। कर्मधारय में एक पद विशेषण, अर्थात पहला पद हमारा जो होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद जो होगा वो विशेष से होगा। पहला पद हमारा उपमान होगा तो दूसरा पद उपमेय होगा। उपमान उपमेय का उसमें संबंध होगा। हमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जहाँ विशेषण विशेष भाव होगा वहाँ पर है जो, जब हम विग्रह करेंगे तो हैजो का प्रयोग होगा, और जहाँ पर उपमान उपमेय का संबंध होगा वहाँ पर के समान और रूपी का प्रयोग होगा। जैसे कि मैंने यहाँ परिभाषा में दिया है, पहले हम परिभाषा को समझेंगे फिर आगे समझेंगे। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, अथवा पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, वहां पर हमारा कर्मधारय समास होता है। पहला तो हमें ये समझना विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण, और विशेष से वह संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है। उपमान, उपमान अर्थात जिससे तुलना की जा रही है किसी की, और जिसकी तुलना की जा रही है वो व्यक्ति वस्तु हमारा उपमेय है, और वह व्यक्ति वस्तु जिससे हमने तुलना की है। जैसे सीता की तुलना हमने चंद्रमा से की है, तो चंद्रमा हमारा क्या है, उपमान है, और किसकी तुलना हमने की है, सीता की, तो सीता हमारा उपमेय है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जैसा मैंने उदाहरण में दिया, नील कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ पर नीला हमारा क्या है, विशेषण शब्द है, और कमल क्या है हमारा, विशेष है। हमने जब विग्रह किया तो किसका प्रयोग किया, है जो। यही चीज हमें कर्मधारय के योग में याद रखनी है कि कर्मधारय समास में जहाँ विशेषण विशेष भाव होगा वहां पर है जो का प्रयोग होगा। कि नीला है जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष, ये चीज आपकी आएगी। फिर हमारा जो दूसरा उदाहरण है और तीसरा उदाहरण मैं दे रही हूं, ध्यान से। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ पर चंद्र जो है वो हमारा क्या है, उपमान है, और मुख क्या है, उपमेय है, क्योंकि मुख के साथ हमने किसकी तुलना कर दी, मुख की तुलना हमने किससे कर दी, चंद्र से कर दी। तो चंद्र हमारा उपमान है और मुखी हमारा उपमेय, मुख जो है हमारा वो उपमेय है। यहाँ पर के समान शब्दों का प्रयोग होगा, जहाँ पर उपमान और उपमेय का संबंध होगा वहां पर हमारा के समान का प्रयोग होगा। दूसरा है क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध क्या है, क्रोध हमारा उपमान है और अग्नि क्या है, हमारा उपमेय है। तो यहाँ पर हमने रूपी शब्द का प्रयोग किया, तो है जो, के समान और रूपी, इनका हमें विग्रह में प्रयोग करना है। इनका जहाँ पर प्रयोग हो रहा है विग्रह में, आराम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। चौथा है हमारा द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, अर्थात पहला पद संख्यावाची होगा, उसकी प्रधानता होगी, वही हमारा द्विगु समास होगा।
जैसा कि मैंने यहाँ परिभाषा में दिया, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समाहार, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। जब हम विग्रह करेंगे तो विग्रह में समूह और समाहार शब्द का जो है प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है कि ये हमारा पहला पद संख्यावाची होगा, ठीक है, संख्यावाची विशेषण, और समूह या समाहार शब्द का हमारा विग्रह में प्रयोग होगा। हमें ये ध्यान अवश्य रखना है कि संख्यावाची विशेषण है या संख्यावाची पद है, लेकिन कहीं कहीं पर इस संख्या होने पर भी इसकी प्रधानता नहीं होगी। जैसे उदाहरण है दशानन, दश है आनन जिसके। अब यहाँ पर जब हमने कहा दश है आनन जिसके तो 10 तो आया, लेकिन वास्तव में संख्या की यहाँ पर प्रधानता नहीं है, बल्कि जो तीसरा पद निकल कर आ रहा है उसकी प्रधानता है। इस कारण यहाँ पर हमारा द्विगु समास दशानन में नहीं होगा। वो मैं आपको उसमें कौन सा होगा वो मैं आगे बताऊंगी, ध्यान से देखो। पांचवा हमारा द्वंद्व समास है। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध हमेशा या तो समान स्तर के लोगों में होगा या विपरीत स्तर के लोगों में होगा। तो ये तो द्वंद्व का अर्थ मैंने बताया। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। अब इसमें जो पद होते हैं दोनों पद या तो समान स्तर के होंगे या दोनों पद विपरीत स्तर के होंगे, और जब हम इनका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो उसमें हमारा और, या, अथवा इन शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ दिया है मैंने, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो और दोनों पद या तो समान स्तर के हो या विपरीत स्तर के हो, वहां पर हमारा द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में और, या, अथवा का प्रयोग होता है। जैसे माता डैश पिता, पहचान इसकी क्या है, बीच में योजक आएगा। योजक से आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास है। और जब हम विग्रह करेंगे इस योजक का मतलब होगा और, या, अथवा, ठीक है। तो माता और पिता, अब ये दोनों समान स्तर के पद हुए। दूसरा है रात डैश दिन, रात और दिन, रात दिन, ये हमारे विपरीत स्तर के हुए, दोनों विपरीत हैं। सत्यासत, अब मैंने कहा कि डैश, अधिकांश हम डैश के द्वारा या योजक के द्वारा पहचानते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर योजक नहीं आता है। तब हम जब उसका विग्रह करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन दोनों में किसकी प्रधानता है। जैसे यहाँ पर हमारा योजक नहीं है, सत्यासत्य, विग्रह किया सत्य या असत्य, सत्य अथवा असत्य। तो हमने जब इसका विग्रह किया तो हमें समझ में आया कि यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास है। अब हमारा आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान हो और न उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि दोनों पद मिलकर अन्य पद की ओर अर्थात तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वहां पर हमारा तीसरा पद प्रधान होता है। जहां जिस समास में हमारा तीसरा पद प्रधान हो रहा है वो हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे यहाँ उदाहरण में मैंने दिया है, जिस समास में न तो प्रथम पद की प्रधानता हो और न उत्तर पद की प्रधानता हो, बल्कि दोनों मिलकर अन्य पद की ओर इशारा करें या उसकी विशेषता बताएं, अर्थात तीसरे पद की जहां पर प्रधानता हो वो हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे उदाहरण में मैंने दिया है दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात यहाँ पर न तो दश की प्रधानता है और न ही आनंद की प्रधानता है, बल्कि दोनों मिलकर अन्य तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। दशानन बोलते ही हमारे दिमाग में रावण का ख्याल आता है कि दशानन मतलब रावण, तो यहाँ पर तीसरा पद रावण है, रावण की प्रधानता के कारण यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ये उदाहरण मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर दशानन संख्यावाची है,
लेकिन यहाँ पर संख्या की प्रधानता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा बहुप्रिय समास हो रहा। संख्या की प्रधानता जहाँ होगी वहाँ पर हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। लेकिन यहाँ पर न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, बल्कि यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता है, इसलिए हमारा बहुप्रिय समास हो रहा। ऐसे ही हमारा आता है पीतांबर। पीला है जिसका अंबर। अगर हमने कहा पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण, तो यहाँ तीसरा पद प्रधान हो गया, वहां पर हमारा बहुप्रिय समास हो गया। और जहां पर हमने कहा पीला है जो अंबर, तो यहाँ विशेषण विशेष से भाव हो गया, तो ये हमारा कर्मधारय समास हो गया। इनको हमें ध्यान में रखना होता है। ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है कि जहां पर संख्या की विशेषता आ रही है वहां पर हमारा द्विगु समास है, ठीक है। जहां विशेषण विशेष का भाव आ रहा है वहां पर हमारा कर्मधारय है। जहां पर तीसरे पद की प्रधानता है वहां पर हमारा बहुप्रिय समास होता है। फिर हमारा आता है कि संधि और समास में अंतर क्या है। संधि में दो निकटतम ध्वनियों का मेल होता है, जैसा मैं अभी टेबल में दे रही हूं, ध्यान से देखो। संधि में दो निकटतम ध्वनियां जो होती हैं उनका आपस में मेल किया जाता है। जैसा मैंने यहाँ दिया, संधि में दो निकटतम ध्वनियों का मेल होता है। शब्द है हमारा विद्यालय। जब हमने इसको तोड़ा तो विद्या धन आलय, अब इसमें संधि कैसे हुई, इसके लिए हमें वर्ण विच्छेद देखना होगा। व धन ई धन दा धन आ या धन आ, तो यहाँ पर विद्या को जब हमने तोड़ा तो अंतिम ध्वनि जो है, अंतिम वर्ण जो है हमारा विद्या का आ निकल कर आया। आलय का हमने जब आलय को तोड़ा तो आ धन ला धन आ धन या धन आ, तो इसमें आलय का जो प्रथम वर्ण है वो आ है। तो निकटतम ध्वनियां कौन सी हुई, विद्या का आ और आलय का आ। इन दोनों निकटतम ध्वनियों को हमने मिलाया, इन दोनों निकटतम ध्वनियों में योग हुआ, तब हमारी हुई संधि, अर्थात निकटतम ध्वनियों को मिलाया जाता है। समास में दो परस्पर संबद्ध बंधे हुए पदों को, आपस में अर्थ रखने वाले पदों को मिलाया जाता है। समास में दो पदों का मेल होता है, जैसे दशानन, दस है जिसके आनंद, तो यहाँ पर हमने मेल करने वाले पदों को दो पद चुने, पहला लिया दश और दूसरा है आनंद। ये दोनों सबद्ध हैं, जो अनावश्यक कारक विभक्तियां इत्यादि होती हैं उनका हम लोप कर देते हैं। समास में विभक्तियों का लोप होता है, लेकिन संधि में किसी विभक्ति का प्रयोग ही नहीं होता, इसलिए उनका लोप नहीं होता। यही अंतर हमें समास और संधि में रखना चाहिए कि हमें क्या अंतर है वो ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो पदों का मेल कर रहे हैं, यहाँ पर दो वर्णों का या दो निकटतम ध्वनियों का मेल हो रहा है। संधि में निकटतम ध्वनियों का मेल और समास में दो सबद्ध पदों का मेल होता है। यही हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।